Hello, good morning. Today we again start from where we stopped in the polity constitution. Let's take a recap of yesterday's class. So what was the constitution? Constitution basically is a rule book. Rule book of what? Rule book of the citizens' relation with the government, or various organs of the government. That's right. And why we do need the constitution? Because we live in a society where so many people are living, and the interrelationship between them, how they interact with them or with the government, or how proper functioning of the various organs of the government will take place, and the rule is fair or not, it is completely decided by the constitution. It may be prepared by people directly or indirectly, or maybe it is decided by a monarch or something. It doesn't mean if some countries like North Korea has monarch kind of system, they don't have any constitution, but it actually not. उनके पास भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, और ज़रूरी नहीं है कि उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन हो या फिर ना हो. ठीक है. उसके बाद में जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, फिर हमने ये देखा कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बेसिकली ये है कि कोई भी फंक्शन गवर्नमेंट कर रही है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है. ठीक है. और जब हम ये डिसाइड करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल से गवर्नमेंट चल रही है कि नहीं है इंडियन कंटेक्स्ट में, तब हम देखेंगे कि क्या सेपरेशन ऑफ पावर्स फॉलो हो रहा है. अब कहोगे आप सर सेपरेशन ऑफ पावर क्या है? तो सेपरेशन ऑफ पावर ये है कि जो हमारी पॉलिटी है फेडरल, उसमें स्टेट है और सेंटर भी है. ठीक. और सेकेंड टाइप में अगर देखेंगे तो आप जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव. ठीक है. तो इनकी पावर्स भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिसाइडेड हैं, इनको कितनी पावर मिलनी है या क्या इनकी लिमिटेशंस हैं, फंक्शंस हैं. ठीक है. तो वो सब सेपरेशन ऑफ पावर के अंदर आ जाएगा. फिर हम देखेंगे कि लिमिटेड गवर्नमेंट है कि नहीं है. अब लिमिटेड गवर्नमेंट क्या है? लिमिटेड गवर्नमेंट वो है कि मान लीजिए कि कोई भी गवर्नमेंट रूल बनाती है तो एक बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं हमारे, जैसे एफआर हो गए हमारे फंडामेंटल राइट्स. तो कुछ ऐसा तो नहीं बना रहा है कि जिसमें एक इंसान के छोटे जो पर्सनल राइट्स हैं उनका वायलेशन हो रहा है, किसी को मनमाने तरीके से जेल में डाल दिया या कहीं पे भी कुछ भी सैंक्शन लगा दिए. वो नहीं होना चाहिए. तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिमिट्स डिसाइडेड हैं और गवर्नमेंट को उसको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की पावर भी कॉन्स्टिट्यूशन से ही आती है. ठीक है. तो ये एक लिमिटेड गवर्नमेंट का कंसेप्ट हो गया. उसके बाद में देखेंगे हम कि चेक्स एंड बैलेंसेस है कि नहीं है. मान लो चेक्स एंड बैलेंसेस में क्या है कि मान लो अगर कोई ऐसा रूल बन जाए कि अगर किसी ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोला तो उसको जेल में डाल दें, तो इस रूल को कौन चेक करने वाला है? कौन कहेगा कि ये आपने नियम गलत बना दिया है? क्योंकि नॉर्मल पब्लिक तो बोलेगी तो उसको तो डाल देंगे. तो इसी के लिए चेक्स एंड बैलेंसेस के लिए ही ये जो 3 ऑर्गन्स बताए हैं, ये एक दूसरे पे क्या रखते हैं? चेक्स एंड बैलेंसेस. ये जुडिशरी चेक करेगा कि जो भी लॉ लेजिस्लेचर ने बनाया है वो इन करंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं है. ठीक है. और अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है तो सही है, और नहीं है तो फिर उसको नल एंड वॉइड करार दे देगा. ठीक है. फिर हम क्या देखेंगे कि रूल ऑफ लॉ फॉलो हो रहा है कि नहीं है. सेम कि एक जो रूल हमारा बना है या तुमने एक लॉ बना दिया तो वो सबके लिए बराबर है कि नहीं है. कुछ स्पेशल लोगों के लिए अलग रूल्स बन रहे हैं, तो वो सब भी कॉन्स्टिट्यूशन से ही डिसाइड होता है. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म अगर फॉलो हो रहा है तो मतलब वन रूल फॉलोड बाय ऑल, एवरीबॉडी इक्वल इन द आइज ऑफ द लॉ. फिर अगर हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो फिर इसको कोई प्रोटेक्ट करने वाला भी तो चाहिए ना.
तो प्रोटेक्शन कौन करेगा? जुडिशरी, मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट ऑलवेज। ठीक है, फिर फंडामेंटल राइट्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। These are the some features XYZ etc. to check whether particular government or country is following the constitutionalism or not. So now we are going ahead and let's now focus on the functions of the constitution. अब एक कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं, इस पे हम एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे। तो पहले अगर आप खुद ही एक बार अपने मन में सोचिए कि एक कॉन्स्टिट्यूशन का क्या फंक्शन हो सकता है। सबसे पहले तो वो रूल और लॉ मेकिंग करेगा। लॉ मेकिंग कैसे होनी है, ठीक है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिसाइडेड है। और वो रूल फॉलो होते हैं या नहीं होते हैं, उनके लिए क्या होना चाहिए, उनके लिए उनकी वैलिडेशन होनी चाहिए। तो वैलिडेशन कहाँ से आती है इनकी? कॉन्स्टिट्यूशन से, वैलिडेशन ऑफ लॉस। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोसीजर लिखा हुआ है कि कैसे हमें लॉस मनाने हैं, क्या प्रोसीजर होना चाहिए, कितनी मेजोरिटी हो, कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए हाउस की। ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं। और इसको वैलिडेट कौन करता है इस कॉन्स्टिट्यूशन को? याद है प्रियम्बल में लिखा है ना, वी द पीपल। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की जितनी भी पावर्स हैं वो किससे हैं? हमसे हैं, पीपल से हैं। और अगर पीपल से हैं तो फिर उनको वैलिडेट कौन कर रहा है? हम वैलिडेट कर रहे हैं। इसलिए जो भी लॉस बन रहे हैं वो सर्वसम्मति से, सबकी इनडायरेक्ट सहमति से बन रहे हैं। इसलिए भी बोलते हैं कि वैलिडेशन जो लॉस का है वो कहाँ से मिलेगा? कॉन्स्टिट्यूशन से मिलेगा। ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन कैसा होना चाहिए, ये सारे तरीके जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हैं। एग्जीक्यूटिव की क्या लिमिटेशन है, कैसे फॉर्म होगी लेजिस्लेचर कैसे फॉर्म होगा, सुप्रीम कोर्ट का फाउंडेशन है, जुडिशरी कैसे फंक्शन करेगी या फॉर्म होगी, ये सारी चीज़ें मेंशन है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में बात करने वाले हैं, इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इवोल्यूशन के बारे में अगर बहुत पीछे से जाएंगे तो स्वराज पार्टी जब पहली बार बोलती है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए जिससे हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म कर सकें, तो 1924 में स्वराज पार्टी पहली बार कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात करती है। उसके बाद में फिर अगस्त ऑफर आता है 1940 में, देन पेवेल प्लान आता है। ठीक है। अगस्त ऑफर में डोमिनियन की बात की गई थी। गांधी जी ने इसे ही बोला था, पोस्ट डेटेड चेक। अब पोस्ट डेटेड चेक क्यों बोला? क्योंकि वो कह रहे थे कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड हम इंडिया को डोमिनेंट स्टेटस देंगे, तो प्रेजेंट में तो दे नहीं रहते, तो उसके बाद तो अगर वल्नरेबल सिचुएशन में तो हम थे ही, जीत भी जाते तो कौन सा वो हमको देने वाले थे। तो इसे पोस्ट डेटेड चेक बोला कि ऐसी डेट जो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुकी है, मतलब खुद का पता नहीं है, वो हमको आज़ादी देने वाला है। फिर आता है वेबल प्लान, सेम वही रिपीटेड, बोला कि दे दूंगा कुछ ही सालों में आफ्टर वॉर। इसका भी कुछ क्लियर नहीं था। फिर आता है 1946 में, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कैबिनेट मिशन प्लान। अब आप बोलोगे कि सर पहले तो दे नहीं रहे थे, एकदम से कैसे तैयार हो गए? तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है तब यूएसए एक नया सुपर पावर बन के निकलता है। वो प्रेशर बनाता है यूके पे कि सबके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, आपको इन कॉलोनीज़ को फ्री करना होगा। इनडायरेक्ट प्रेशर जब बिल्ड होने लगता है यूके पे, तब फिर वो एक ऑनररी एग्ज़िट होता है ना, कि हम आपके यहाँ आए, इतने दिन आप पे शासन किया, तो आपको एक अच्छा सा गुड मेमोरी दे के जाते हैं, इररिस्पेक्टिव द एट्रोसिटीज़ दे डिड अर्लियर। तो ये इसमें भी इनका अपना ही प्रॉफिट था कि कैसे हेजमनी क्रिएट रहे, कि अगर हम नहीं भी रोल कर रहे हैं तब भी आप हमारी बातों को कैसे फॉलो करेंगे। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनली जैसे होता नहीं कि आपको एक नया रूल बुक पकड़ा देंगे, आप उसी में खेलते रह जाएंगे, आप उससे बाहर नहीं सोचना चाहेंगे। तो इसके लिए भी उन्होंने अपनी 1946 में एक कैबिनेट मिशन प्लान भेजा। 3 मेंबर्स कमेटी थी। ठीक है, उसमें मेंबर्स हेड का नाम याद कर रख लो, बाकी भी आप पूछ लेता कई बार।
सर पैट्रिक लॉरेंस हेड थे इसके, एवी अलेक्जेंडर थे इसके, एक और मेंबर और एक थे तो मुझे याद नहीं आ रहा है, विल गो इनटू दैट। फिर कैबिनेट मिशन प्लान ये बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनेगी, तो फिर डिसाइडेड हुआ कि 10 लाख पीपल पे एक होना चाहिए क्या रिप्रेजेंटेटिव। इनको सेलेक्ट कैसे करेंगे, एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होता था। इनडायरेक्ट इलेक्शन में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं थी। बहुत बार पूछता है ये कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी था कि नहीं था, तो नहीं था। ठीक है, तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं था, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ, 10 लाख लोगों पे एक। इस टाइप से ना 389 सीट्स आती हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उनमें से कितना 293 थी, 296 सॉरी, कहाँ की, ब्रिटिश प्रोविंस की। और प्रिंसली स्टेट्स को कितना मिला, 93। ठीक है, इलेक्शन कंडक्ट होता है जुलाई 1946 में। सीट्स 389 होती हैं, जिसमें से 296 जो थी वो ब्रिटिश प्रोविंस की थी और 93 थी प्रिंसली स्टेट्स की। वोटिंग वही सेपरेट वोटिंग वाला भी सिस्टम था, हिंदू, सिख्स, मुस्लिम एंड अदर्स। ठीक है, लेकिन फिर क्या होता है 15 अगस्त 1947 में इंडिया का पार्टीशन हो जाता है। जब इंडिया का पार्टीशन हो जाएगा सीट्स कम हो जाती हैं, फिर 299 सीट्स बचती हैं और उसी के अकॉर्डिंग फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में सबसे पहले तो 300 लोग बैठ के अगर एक साथ किसी चीज़ पे डिसीजन लेंगे तो बहुत टाइम लगेगा और कंसेंसस भी नहीं बन पाएगी और बहुत सारे ऐसे पॉइंट हो गए जिन पे बहुत फ्रिक्शन हो सकता है। तो इसको कंक्रीट एक फॉर्म देने के लिए क्या बनाएंगे, 13 कमिटीज़, सब में काम बांट दो ताकि प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो। इन 13 कमिटी जो बनी थी इनमें सबसे मेन इम्पोर्टेंट कमिटी थी ड्राफ्टिंग कमिटी। ड्राफ्टिंग कमिटी को इतना इम्पोर्टेंट इसलिए मानते हैं क्योंकि इसने एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया कि बाकी कमिटीज़ कैसे काम करेंगी। इसीलिए ड्राफ्टिंग कमेटी को एज अ बैकबोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी माना गया। और इसके हेड कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसलिए बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का बॉस कौन है, तो बॉस यही है, डॉक्टर अम्बेडकर। लेकिन एक और नाम जो हम अक्सर भूल जाते हैं, उनका एक बहुत बड़ा रोल है, सर बी एन राव। ही वॉज कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र एंड he was the only person at that time who dared to make this draft, and it was in the supervision of Dr. B.R. Ambedkar. And other members of the drafting committee also they asked. There were total 7 members. Do remember their all name. Okay. So, but the functioning of drafting committee, let's look at that. When drafting committee made, it formed in on 29th August 1947. Okay, it submitted its first draft October 1947. On this draft, adopt enact when 26 November 1949. Okay, remember this date, very important. And now once it's adopted, enacted, it enforced when 26 January 1950. Why 26 January? 26 January, if you remember, Lahore resolution, Lahore session, when Congress decided to celebrate 26 January as the Independence Day of the India.
So to commemorate this date, it enforced on 26 January 1950. And we generally say, sir, why adopt and enact these things? So these things, because when Constitution enforced on adopt and enact on 26 November 1949, some of the provisions like citizenship, boundaries, okay, state and duties, these are come into force, and rest come on the 26 January 1950. So in the Constitution framing, some sources where we taken all those things from UK, we taken parliamentary form of government,